आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अब तक मुझसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह तो सुन लिया होगा कि फिनलैंड और स्वीडन ने तय किया है कि वो रूस के खिलाफ जाकर नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे। यदि सुन लिया है तो आप एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो, क्योंकि मैं इस पर कई सेशन कर चुका हूं। यह न्यूज हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है और जिन्होंने नहीं सुनी है, देखी है, हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन कर देगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फिनलैंड ने कहा है कि वो नाटो ज्वाइन करेगा। अभी 3 दिन पहले ही मैंने आपको न्यूज पढ़ाई है। अब कोई मुझे कमेंट बॉक्स में यह जवाब दे दे ताकि मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकूं, नाटो ज्वाइन करने की कंडीशन क्या है। कंडीशन से मेरा अर्थ है, मैं आपके सामने ऑप्शन भी बोल देता हूं। नाटो ज्वाइन करने के लिए क्या 300 सदस्यों की, जो ऑलरेडी 30 मेंबर्स हैं नाटो में, उनकी सहमति चाहिए, यस, या फिर 300 में यानी 30 जो मेंबर हैं उनमें केवल बहुमत के आधार पर निर्णय हो जाता है। सवाल दोबारा से सुन लीजिए कि अगर किसी देश को, जैसे मान लीजिए फिलहाल फिनलैंड को या स्वीडन को, नाटो के 30 सदस्यों के साथ ज्वाइन होना है, तो इसका निर्णय पूरे 30 देश करेंगे या फिर 30 में 2/3 के आधार पर, यानी 20 देश एक साथ सोच लिए, 20 कंट्री एक साथ सोच लिए और वो उस तरफ निर्णय ले लेंगे। बताइए, आपको यस और नो में आंसर देना है। पहले तो हमने ये आपको बता दिया, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ इस वाले क्वेश्चन का भी एक बार आंसर दे दीजिए। मैंने पढ़ाया है, ये तो आपने आंसर दे दिया। एक और पोल क्रिएट कर रहे हैं हम आपके सामने, और वो पोल है नाटो के अंदर, नहीं, इसमें 30 वाला पोल क्रिएट करो। यस और नो के अलावा ऑप्शन आ सकता है क्या? देखो, अगर कंटेंट में लिख सकते हो तो एक जगह लिखो 30, एक जगह लिखो 20। अगर कोई भी देश ज्वाइन करना चाहता है तो 30 का समर्थन चाहिए या 20 का समर्थन चाहिए, यह सवाल है ना। बच्चों ने यहां पर कमेंट में आंसर देना भी शुरू कर दिया। एक बार आप नया पोल क्रिएट करो, है ना। चलिए ठीक है, तो अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब तक आप इस चीज को कंफर्म कर चुके होंगे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। दिख नहीं रहा, पोल आ गया। 30 का समर्थन चाहिए या 20 का, आप इसके ऊपर आंसर दे दीजिए। बच्चों के आंसर भी आने पोल में शुरू हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। जैसा मैं देख पा रहा हूं, आप में से अधिकांश बच्चों ने सही जवाब दिया है, और अगर आपके जवाब सही हैं तो निश्चित ही यह तय मानिए कि आपको पता है कि आज की न्यूज किस तरह से आगे बढ़ेगी। जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं उनमें से 88% बच्चों ने वोट देके बता दिया है कि 30 देशों का समर्थन चाहिए यदि कोई 31वां देश जुड़ना चाहता है। क्लियर? हमारे सेशंस पहले ही हमने पिन कर दिए हैं, सब सही है। तो आज की स्टोरी को ध्यान से सुनिए, हम आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी यह है कि इन 30 देशों में से एक देश है, उसका नाम है तुर्की, टर्किया, जिसने फिलहाल अपना नाम बदलने का प्रयास किया। टर्की ने हाल ही में कहा है, अब देखिए मैं टर्की के बारे में पहले ही बता देता हूं, टर्की एक नाटो कंट्री है, यानी कि ऑलरेडी ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नेशन है। और इस मेंबर नेशन ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है? कि भाई मैं स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में जुड़ने नहीं दूंगा। अगर आपने मेरे साथ पोल में सही से पार्टिसिपेट किया हो तो आपको यह न्यूज ऑटोमेटिकली समझ में आ गई होगी कि यह कितना मायने रखती है। क्या है कहानी? कि यदि, मतलब टर्की ने क्या कहा है, फिर से सुन लीजिए। टर्की कौन? यह नाटो सदस्य है। नाटो जो कि 30 मेंबर हैं। आप लोग पोल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं कि 30 के 30 देशों का समर्थन चाहिए, और समर्थन चाहिए, इनमें से एक देश बोल चुका है कि भाई मैं फिनलैंड और स्वीडन को जुड़ने नहीं दूंगा, मैं इनका रास्ता ब्लॉक करूंगा। है इंटरेस्टिंग कहानी। यानी सोचो आप, स्वीडन और फिनलैंड ने कितने सालों बाद अपनी जनता को मनाया, रूस के खिलाफ तैयार किया कि हम सब लोग चल करके अब बच्चू भाई के तांगे में बैठेंगे, हम सब लोग चल के नाटो ज्वाइन करेंगे। पूरी जनता ने अपने यहां वोटिंग करी, और उस वोटिंग का परिणाम क्या निकला? परिणाम यह कि एक देश बोल रहा है मैं नहीं करने दे रहा। यह तो गजब हो गया भाई साहब, यह तो गजब बेइज्जती वाली बात हो गई। और स्वीडन और फिनलैंड के साथ गजब बेइज्जती फीलिंग हुई है। रसप अर्दगन ने ऐसा क्यों किया, अब यह कारण जानने योग्य है, बाकी तो सारी कहानियां सामान्य है।
फिलहाल के लिए आप ये सुन लीजिए कि दोनों ही फिनलैंड और स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस बात पर बहुत जबरदस्त तरीके से भिन-भिना गए हैं। इनमें से इनके एक मंत्री तक ने तो यह दावा कर दिया है, फिनलैंड वाले ने, कि हमें तुर्की के सामान का बहिष्कार शुरू कर देना चाहिए, हमें तुर्की के कबाब नहीं खाने चाहिए, जो मीट का बनता है कबाब बोले वो नहीं खाने चाहिए, हमें तुर्की की गाड़ियों का बहिष्कार करना चाहिए, हमें तुर्की घूमने नहीं जाना चाहिए, तुर्की का बायकॉट कर दीजिए। इसने ऐसा क्यों बोला है? इंटरेस्टिंग कहानी। हम लोगों को अक्सर ये जो नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री होते थे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये बहुत समझदार प्रकार के प्रतीत होते थे। समझदार क्यों? कि कोई सा भी आप लिंक निकालिए, कोई सी भी लिस्ट निकालिए, चाहे प्रेस की फ्रीडम हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, ये टॉप पर ही बैठे पाते थे। टॉप पर बैठे हुए लोगों की जो ये स्थिति है कि वो दूसरे देश से खिन्न होकर कह रहे हैं इनके सामान का बहिष्कार कर दो, इनके साथ व्यवहार खत्म कर दो, ये उनकी असलियत दर्शाता है। मैंने इसके ऊपर आप लोगों के सामने पूरी तरह एक सेशन लिया है। आप सभी ने आज से 2 दिन पहले इस सेशन को देखा है। फिनलैंड की पूरी कहानी मैंने समझाई है। साथियों, नाटो के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है जेंस स्टोलबर्ग, उन्होंने तो बकायदा स्वीडन और फिनलैंड का स्वागत भी कर दिया था कि वेलकम है आप सभी का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बारात में एक फूफा भी होगा जो रूस जाएगा। रूस जाएगा बोले, रशिया वाला रूस नहीं है, यहां नाराज होने से जिक्र हो रहा है। तो साहब, ये जो फूफा हैं, ये इस बारात में जो नाटो में बैठे हुए हैं, उनका नाम है तुर्की। अब ये फूफा नाराज क्यों हुए, इसके पीछे की कहानी जानते हैं, क्योंकि समय सबका आता है। तुर्की असल में ये एहसास दिला रहा। अच्छा, तुर्की से एक बात याद आई। अच्छा, आप सबने एक न्यूज को हमारे द्वारा बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि तुर्की ने भारत से गेहूं आयात करने का ऑर्डर दिया था। इंडिया में काफी ज्यादा ट्रेंड हुई है ये खबर। और तुर्की की किसी प्राइवेट कंपनी ने भारत के एग्री बाजार नाम की एक कंपनी को ऑर्डर दिया था। यह हमने भी पढ़ाया है, न्यूज में भी कवर हुआ है। लगभग 50,000 टन का ऑर्डर था। उसमें भी एक अपडेट आया है। जब तुर्की को यह पता चला कि अरे बाबा, ये लोगों को तो हमारी सच्चाई पता चल गई है कि हम गेहूं खाएंगे इंडिया का, जिस इंडिया का हम विरोध करते हैं, तुर्की ने पब्लिकली एक न्यूज आउट की है। और वो ये है, सरकारी रूप से जांच वो दी है, स्पष्टीकरण, कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, हम इंडिया से गेहूं नहीं मंगाएंगे। यानी तुर्की अपनी इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस हुआ कि अगर हमने इंडिया से गेहूं मंगा लिया, क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले खुद ने मना किया कि हम गेहूं निर्यात नहीं करेंगे, इससे हुई बजर बेइज्जती किसकी? तुर्की की। क्योंकि असल में तुर्की भारत विरोधी कारनामों के लिए जाना जाता रहा है। जब तुर्की का ऑर्डर कंफर्म हुआ, पूरी इंडियन मीडिया में प्रकाशित हो गया कि तुर्की ने इतना टन गेहूं मंगवाया है, तो जैसे ही यह न्यूज प्रकाशित हुई, भारत सरकार ने अगले ही दिन कह दिया कि हम एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। अब एक्सपोर्ट पर बैन लगा, यह हुई बजर बेइज्जती तुर्की की। अब उसने इससे निपटने के लिए खुद से स्पष्टीकरण दिया, हमने तो मंगाया ही नहीं था, हमने तो मंगाया ही नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने नहीं मंगाया था, आपकी किसी कंपनी ने मंगाया था। मतलब कंपनी काम करे तो आपका, नहीं करे तो किसी और का। सीधा सा मतलब यह है कि तुर्की ने पल्ला झाड़ लिया ये कह करके हमने नहीं मंगाया था। एनीवे, तो अभी हम फिलहाल तुर्की को यहां घसीटते हैं। कहानी क्या है अब वो सुनिए। साथियों, आप सबको बहुत अच्छे से अब तक अंतरराष्ट्रीय रूप से यह पता चल गया है कि इस पूरी दुनिया में जो सारा संकट है वो नाटो की वजह से बना हुआ है। ना तो यूक्रेन नाटो की गोदी में जाके बैठने की कोशिश करता, ना रशिया नाटो के ऊपर, ना रशिया कभी यूक्रेन के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयां करता। ऐसी स्थिति के अंदर आज जो परिस्थिति बनी है वो क्या है कि फिनलैंड और स्वीडन में जब रशिया कहता है कि फिनलैंड वालों तुम नाटो ज्वाइन मत करना, फिनलैंड कहता है हम तो ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने की इस पूरी कहानी में नाटो का जो किरदार है वो तुर्की से कैसे अड़ा हुआ है, अब वो समझो। देखो क्या हुआ, ये जो देश है ना, फिनलैंड, स्वीडन, ये अपने आप को ये समझते थे कि हमें कभी दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण देखो, कारण बहुत स्पष्ट था। ये तीनों देश एकदम ठंड में बैठे हुए ठंडे देश हैं, बहुत कम पॉपुलेशन के साथ में ये देश सरवाइव करते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें लगता था कभी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली किसी और की। जब हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी
तो ऐसी स्थिति में हमें दुनिया पर जो स्टेटमेंट देना है दे देंगे। ऐसा ही इन्होंने तुर्की के साथ किया हुआ था। असल में क्या था कि तुर्की जो है ना, ये सीरिया के अंदर अपने किसी गृह युद्ध के हालात से निपट रहा था। थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आता है। अब ट्विस्ट क्या आता है, आप सबको मालूम होगा, अंतरराष्ट्रीय रूप से सेंट्रल एशियन, ये विषय माफी चाहेंगे, ये जो आपकी गल्फ कंट्रीज वाला जो एरिया है, इनके अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन पनपा था, उग्रवादी आंदोलन था, जिसको आईसिस नाम दिया गया था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। वो जो सीरिया है ना, उस सीरिया का बॉर्डर तुर्की से लगता है। देखिए मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं कि जो तुर्की है इससे सीरिया का बॉर्डर लगता है। यहां पर आईसिस जब पनपना शुरू हुआ तो आईसिस का प्रयास था कि इराक और सीरिया मिलकर एक अलग देश बन जाएं, यानी कि यहां पर आईसिस अपना एक देश बना ले। लेकिन तुर्की क्या करता था कि सीरिया में अपना इंटरफेयर करके सीरिया के कुछ हिस्सों में अपना प्रभाव जमाना चाहता था। ऐसी स्थिति में सीरिया के अंदर बैठे हुए जो कुर्द लड़ाके हैं, वो तुर्क की तरफ बैठे हुए तुर्क लड़ाकों से लड़ते रहते थे। मतलब इनकी तरफ जो लड़ाइयां होती थी, इस तरफ तो थे कुर्द और इस तरफ थे तुर्क। कुर्द और तुर्क की लड़ाई जब होती थी तो तुर्की क्या करता था कि सीरिया के गृह युद्ध के हालात में यह भी अपनी तरफ से हाथ साफ कर लिया करता था। जब एक देश डूब रहा हो तो बॉर्डर के अंदर तुर्की भी इसके देश में आग लगाने पहुंच जाता था। इस बात का विरोध किया किसने? स्वीडन ने और फिनलैंड ने। उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को, किन लोगों को? यूरोपियन यूनियन को। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़े से ज्यादा तथ्य हैं, हो सकता है कईयों का दिमाग फट जाए, लेकिन चीजें रिलेट करेंगे तो काम चल जाएगा। यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। उस यूरोपियन यूनियन के ये दोनों देश मेंबर हैं। कौन कौन? फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन से कहा था कभी कि तुर्की को हथियार मत बेचो। हथियार मत बेचो को अंग्रेजी में कहते हैं आर्म्स एम्बार्गो। हथियार मत बेचो, हथियार ना बेचने को कहा जाता है आर्म्स एम्बार्गो, यानी हथियार के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दो। तो यूरोपियन यूनियन जो कि तुर्की को 2019 में हथियार ना बेचने के बारे में विचार कर रही थी, वो इन दो की वजह से थी। हथियार क्यों ना बेचो? क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड ने कभी कहा था कि तुर्की जो कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, ये हमारे दिए हुए वेपन्स से सीरिया के अंदर, यानी कि इस देश के अंदर घुसकर लोगों को मारता है। अब यह बात तुर्की को 2019 से खटक रही थी कि बेटा कभी हमारा भी दिन आएगा। तुर्की ने उस दिन का बदला कि बेटा एक बार जब हमें जरूरत पड़ी थी कि यूरोपियन यूनियन हमें हथियार दे, तो तुम ही थे जिसने हमें हथियार देने से रुकवाया था। आज हम नाटो में हैं और तुम नाटो में आना चाहते हो। अब यह बात हम पर है कि हम डिसीजन करें कि तुम्हें आने दें कि नहीं आने दें। टिट फॉर टैट कहते हैं कि इस कलयुग में सब कुछ यही है, सुख भी यही है, दुख भी यही है। आपके कर्मों की प्रतिक्रिया तुरंत मिल रही है। अब साहब एक और चीज सुनिए, तुर्की की कैसे चाल सेट बैठी। तुर्की ने कहा कि ये नॉर्वे और स्वीडन जो देश हैं, इन्होंने हमारे देश के अंदर, अच्छा आपको पता हो 2016 के अंदर क्या हुआ था? ये जो आपका तुर्की है ना, इसके अंदर 2016 में रसप अर्दगन की सरकार को गिराने का एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन के अंदर एक आदमी हीरो बन के आया जिसका नाम था फतेहुल्लाह गुलेन। ये आदमी का नाम है फतेहुल्लाह गुलेन। ये जो फतेहुल्लाह गुलेन जो था, ये गुलेन आंदोलन नाम से एक आंदोलन चलाया और अर्दगन को सीट से उतारने की कोशिश किया। अर्दगन ने गुलेन को देश से निकलवा दिया। आपको पता है
वो जाके शरण कहां लिया? वो शरण लिया स्वीडन और फिनलैंड में। यानी कि जिस व्यक्ति ने अर्दगन की सरकार गिराने का प्रयास किया हो और वो व्यक्ति आज स्वीडन और फिनलैंड में शरण बैठ करके ले रहा हो, और तो और जिसको तुर्की ने प्रतिबंधित संगठन बना रखा हो, वो प्रतिबंधित संगठन स्वीडन और फिनलैंड से समर्थन प्राप्त कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में तुर्की को तो बुरा लगेगा ही, विशेष रूप से अर्दगन को तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि ये हर साल 2021 में देख लो 5वीं एनिवर्सरी बनाई थी इन्होंने इस बात को याद करते हुए कि मेरा तख्ता पलट का प्रयास किया गया था। यानी अर्दगन ने इसको अपनी अस्मिता से जोड़ लिया है, अपने आत्मगौरव से जोड़ लिया है कि 5 साल हो गए मुझे गिराने का प्रयास किया था कुछ लोगों ने। तो जो गुलेन है ना, उस गुलेन के अपोजिशन में चूंकि वो 2 देश थे जिन्होंने समर्थन दे रखा था, तो तुर्की के तो ये गुलेन भाई साहब जो हैं ये विरोधी हैं और स्वीडन इनका स्वतः विरोधी बन गया है। अब सवाल बनता है सर, लेकिन स्थितियां अभी सामान्य नहीं हैं, तुर्की को अपना बदला लेने का मौका तो मिल गया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसके इस बदले में पता चला कि रशिया जो है वो फिनलैंड और उसको निपटा दिया? बहुत सही सवाल सोचा आपने, लेकिन इसमें एक तर्क मैं अब आपको ऐड करना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, तुर्की जो है ना, ये इस समय एक गजब का गेम खेल रहा है। क्या गेम खेल रहा है? ये एक तरफ तो नाटो से सारी सुविधाओं का लाभ लेता है, वहीं दूसरी तरफ नाटो का मेंबर होते हुए भी रशिया से पूरी दोस्ती निभाता है। इंटरेस्टिंगली बात सुनिए, आप समझिए इस प्रकार से कि ये नाटो कंट्रीज के दिमाग में भी एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर बैठा हुआ है। आप पूछेंगे वो कैसे? अभी बताते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नाटो देशों का मुखिया है अमेरिका, लेकिन तुर्की ने अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम परचेज किया, यह कहते हुए कि डिफेंस जब मेरा है तो मुझे जो अच्छा मिलेगा मैं वो लूंगा। यानी कि नाटो में होते हुए अमेरिका के खिलाफ, भैया नाटो बना क्यों था? रूस के खिलाफ, और उस रूस के खिलाफ इसने कहा कि मैं रूस वाला जो S-400 है वो लूंगा। और तो और सोच के देखो, यूक्रेन और रूस की जब लड़ाई चल रही है उस समय पर तुर्की ने लोगों से कहा, लोगों ने तुर्की से कहा, नाटो देशों ने तुर्की से कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करते? बोले क्या? बैन क्यों नहीं लगा देते तुर्की, मतलब आप जो है वो रशिया के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते, रशिया के साथ व्यापार बंद क्यों नहीं कर देते? अर्दगन का बयान देखिए, इसने भाई साहब बहुत तगड़ी सेटिंग कर रखी है। और वो क्या कर रखी है? इसने कहा कि भाई देखो, सिंपल सी बात यह है कि यदि मुझसे आप लोगों ने ऐसा करने की कहा तो सिंपल सी बात यह है कि मैं अपने देश के लोगों को, देखिए यहां पर स्पष्ट न्यूज है, आप पढ़ सकते हैं कि तुर्की विल नॉट ज्वाइन सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। यानी तुर्की ने साफ साफ लोगों से कह दिया था कि मैं रशिया पर सैंक्शन नहीं लगाऊंगा। इसके पीछे कारण क्या दिया कि आई कैन नॉट लीव माई पीपल टू फ्रीज इन विंटर्स, मैं अपने लोगों को ठंड में मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। बोले क्यों भाई? क्योंकि रशियन जो गैस है उसी गैस से मेरे यहां के घर गर्म रहते हैं। याद रखिए, रशिया की अगर गैस बंद हो जाए ना साथियों, तो जर्मनी, तुर्की, ये वो देश हैं जो अपने घरों में इतनी ठंड पालेंगे कि यहां की जनता ठंड या फिर बिजली का बिल चुकाते चुकाते मर जाएगी। रशिया से निकली हुई गैस से ही जर्मनी, तुर्की जैसे देश अपने घरों को गर्म रखते हैं, हीटर के माध्यम से चला के रखते हैं। तो इसने कहा कि देखो, तुम्हारा सैंक्शन तुम्हारे पास रखो, मैं गैस की वजह नहीं रह सकता, मैं इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। अब देखो ध्यान से समझना, तुर्की का जो ये स्टैंड था, इस स्टैंड ने रशिया को एक अपर एंड दे दिया। क्या? कि तुर्की का इनडायरेक्टली रशिया के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। अब पता है कयास क्या लगाए जा रहे हैं? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो तुर्की ने फिनलैंड को बैन करने की बात की है कि मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने दूंगा, वो असल में कुछ और नहीं अपितु रशिया के द्वारा फेंका गया एक शिगुफा है। यानी रशिया ने तुर्की को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है
क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने द्वारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि इस छोटे से सेशन में आपने पर्टिकुलर उस पूरे क्षेत्र का अपने दिमाग में भ्रमण कर लिया होगा, और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो भाई साहब मैं आपसे केवल क्षमा मांग सकता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। इसी को जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करने में बिल्कुल किसी भी प्रकार की कंजूसी मत करिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।